नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज की। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है दैट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल नोमैड वीज़ा। नोमैड का मतलब घुमंतु हो गए। अब देखो ये एक ट्रेंड चल चुका है जब से वर्क फ्रॉम होम और ये डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है ना, इसका ये एक बेनिफिट हो रहा है कि आप किसी भी देश की कंपनी में सीधा घर बैठे बैठे एनरोल कर सकते हो और आराम से घर बैठे बैठे अपनी नौकरी भी कर सकते हो। पर साथ में घर बैठ के करना ज़रूरी ऐसा भी नहीं है। आप आराम से कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी घूमते फिरते भी आप अपना काम करके दे दो कंपनी को, आपका काम ख़त्म, आपका पेमेंट आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ऐसे में ये जो एक कल्चर चल चुका है, ठीक है, नोमैड वर्किंग का, इसी को ध्यान में रखते हुए ये नोमैड वीज़ाज इशू किए जा रहे हैं। इसी लाइन में अभी नया कंट्री एंटर हो गया दैट इज़ इंडोनेशिया, ठीक है, क्योंकि पिछले समय में कई कंट्रीज़ ने लगातार ये वीज़ा इशू कर दिए हैं कि 5 साल तक का वीज़ा इशू किया जाएगा। इससे कि फ़ायदा क्या होगा, टूरिज़्म बूस्ट होगा। भाई सीधी सी बात है, एक बंदा अमेरिकन कंपनी में काम करता है वो बंदा किसी दूसरे कंट्री का, मान लो यूके का है या फिर कहीं और का है, उसको लगा कि चलो घूमने निकलना अपने को, तो उसको पता पड़ेगा कि हाँ जी मेरे को बिना प्रॉब्लम के वीज़ा कहाँ से मिल रहा है, जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वर्ल्ड में वहाँ से। तो देखेगा तो पता पड़ेगा कि हाँ जी इंडोनेशिया मेरे को 5 साल का वीज़ा मिल रहा है, तो चलो ठीक है। तो वो काम करने के लिए अपना लिया लैपटॉप और काम लेकर के रवाना, और वहाँ पर वीज़ा लेकर के आराम से 2 साल 1 साल जितना भी टाइम उसको रहना है, और आराम से वो काम कर पाएगा। और वहाँ पर उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा इंडोनेशिया में। तो कितना ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है टूरिज़्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और ये उनके लिए है जो दूर से रिमोटली काम कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है ना। अब उनकी लोकेशन मैटर नहीं करती, उनको ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी एनी टाइम चाहिए होती है, और आजकल आपको पता है इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई कमी है ही नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ के बेसिस पर इंडोनेशिया अपने टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बाकी कंट्रीज़ ने भी इसी तरीके के अनाउंसमेंट रिसेंट टाइम में किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इटली ने 90 दिन का दिया है। एंटीगुआ और बारबुडा, इन्होंने भी अपनी तरफ से 2 साल का ये डिजिटल नोमैड वीज़ा दिया है। बारबाडोस, ये सारे वो हैं कैरेबियन आइलैंड जिनको हम मिला करके क्रिकेट में इंडोनेशिया वो बोलते हैं, वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। इसके अलावा बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी ऐसा किया है, जैसे क्रोएशिया, कोस्टा रिका, अगेन कैरेबियन कंट्री हो गया। इधर आ जाओ आप, जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, मॉरिशस, नॉर्वे, स्पेन, इन कंट्रीज़ ने भी अपनी तरफ से ये इशू किए हैं वीज़ाज़। अब आप देख लो कितना ज़्यादा कल्चर ये ट्रेंड हो चुका है, आ चुका है कॉमन में। तो डिजिटल नोमैड की अगर डेफिनेशन देखें तो 2020 में स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस इन अमेरिका एक रिपोर्ट रिलीज़ करता है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट रिलीज़ होती है किसके द्वारा, एमबीओ पार्टनर्स के द्वारा। क्या है वो डेफिनेशन, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज डिजिटल नोमैड्स आर डिफाइंड एज अ पीपल हु चूज टू एम्ब्रेस अ लोकेशन इंडिपेंडेंट। मतलब काम कर रहे हैं, लोकेशन की कोई डिपेंडेंसी फिक्स नहीं है, कहीं पर बैठ करके काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, और साथ में यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजी का, दैट मीन्स इंटरनेट के बेसिस पे वो रिमोटली काम करेंगे एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बस इंटरनेट कनेक्टेड होंगे वो। एक रिमोट रेगुलर वर्कर क्या होता है, रिमोट रेगुलर वर्कर दूर बैठेगा, कंपनी तो अमेरिकन ही है या फिर कोई भी कंट्री की कंपनी मान लो, पर बैठ करके एक जगह पे उसका ऑफिस फिक्स होगा, वहीं पर काम करना होगा। अब क्या है कि लोकेशन इंडिपेंडेंट, कोई फिक्स ऑफिस नहीं होगा, कहीं पर भी जाकर के अपना काम वो कर सकते हैं। बस पॉइंट क्या है कि वो कंपनी को टाइम पर काम पहुंचा दे, और उसके लिए क्या चाहिए, इंटरनेट, लैपटॉप और जो भी कनेक्टिविटी के लिए टूल्स चाहिए वो। इसलिए इनको क्या बोल दिया, डिजिटल नोमैड्स। और इससे क्या होगा कि वो घूमते फिरते, पूरी दुनिया घूमते फिरते आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते बिताते अपना काम करते रहते हैं। तो वो बेनिफिट देने के लिए ये यहाँ पे ये काम किया गया है, ठीक है ना। तो डिजिटल नोमैड वीज़ा देने वाले कंट्रीज़ की लिस्ट है वो लंबी होती चली जा रही है। इंडोनेशिया भी उसमें एंटर हो गया है, और अभी तक जो डिजिटल नोमैड वीज़ा इशू करने वाले कंट्रीज़ हैं उनमें सबसे लंबे समय का डिजिटल नोमैड वीज़ा इशू करने वाला कंट्री इंडोनेशिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अमरनाथ यात्रा पे जो लोग गए हुए थे उनकी जो कैंपिंग हुई थी, वहाँ पर अचानक से बरसात आती है। बरसात आने के बाद में लैंडस्लाइड होने की वजह से 16 जनों की लगभग डेथ हो गई, ठीक है ना। ऐसा इंसिडेंट अभी रिसेंटली आया। तो उसके पीछे बताया जाता है कि क्लाउड बर्स्ट, मतलब बादल फट गया था। तो इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा समझना होगा कि ये क्या, बादल फटने का मतलब क्या, क्लाउड बर्स्ट का मतलब। वैसे इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि अभी जो रिसेंट रेनफॉल हुआ है वो क्लाउड बर्स्ट का इंसिडेंट नहीं है,
क्लाउड बस्ट इससे भी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, क्योंकि अमरनाथ श्राइन के पास में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक स्टेशन ऑलरेडी लोकेटेड है, जो कि पता करता रहता है, चेक करता रहता है मौसम के बारे में। तो देखा जाए तो 4:30 से 6:30 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम, उसमें 31 mm रेनफॉल हुआ, जो कि एक्चुअल में क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। अब क्लाउड बस्ट की डेफिनेशन क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपको मिल जाएंगे। क्लाउड बस्ट का मतलब होता है कि अचानक से ये नहीं होता कि हाँ जी बादल फट गया और बाल्टी से जैसे अपन वाटर पोर करते हैं ना, पानी डालते हैं, वैसे आकर के गिर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे नॉर्मल ये है, रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। ठीक है, वो कैसे? एक एरिया लिया जाता है 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, 10x10 का एक बड़ा एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया आपने ले लिया। अब उस एरिया में ये देखा जाता है कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल हुआ हो। 10 सेंटीमीटर का मतलब 100 mm रेनफॉल हो गया, तो 100 mm रेनफॉल या उससे ज़्यादा रेनफॉल अगर 1 घंटे में किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया, जिसका हम डायमेंशन अगर ले तो 10 गुणा 10 किलोमीटर का हो, किलोमीटर स्क्वायर का हो, मतलब 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया हो, उसमें अगर 100 mm से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उसको कंसिडर किया जाता है क्लाउड बर्स्ट इवेंट। या फिर हम इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करें लेवल को, तो अगर 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें अगर आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 50 mm तक अगर रेनफॉल हो जाती है सिर्फ आधे घंटे में, तो उसको क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन में डाला जाएगा। जबकि हमने ऊपर देखा ना, 2 घंटे में केवल 31 mm का रेनफॉल हुआ था, 3.1 सेंटीमीटर का, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था। ठीक है, क्लाउड बर्स्ट का जो असली जो एक इवेंट हुआ था वो 2016 में जो उत्तराखंड में त्रासदी आई थी ना, उस टाइम पर हुआ था। वो एक इवेंट था जब वाकई में हम कह सकते हैं कि हाँ जी क्लाउड बस्ट हुआ, उत्तराखंड में बादल फटने का इवेंट देखने को मिला था। अब सवाल ये है कि बादल फटने का ये प्रोसेस है, ये कैसे बनता है, या जो इतनी हैवी रेनफॉल है ये कैसे हो पाती है? देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो क्लाउड्स होते हैं ना, अब क्लाउड बनते किससे हैं? वाटर वेपर से ही बनते हैं। और वाटर वेपर कंडेंसेट होकर के वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। अब एक लिमिट के बाद में जब सैचुरेट हो जाते हैं ना क्लाउड्स, सैचुरेशन का मतलब कि अब होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, अब रेनफॉल कर दो, तो वो होल्ड नहीं कर पाते, तो रेनफॉल हो जाता है, तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। पर जब वाटर ड्रॉपलेट्स भी बन गई, पर अभी भी हीट अवेलेबल है उस क्लाउड में, और हीट की वजह से लगातार वो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, वो लगातार ऊपर की तरफ मूव करती चली जा रही हैं। ठीक है, नीचे आने की टेंडेंसी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हीट अभी तक भी बची हुई है उस क्लाउड में। तो उसमें क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स नीचे आती हुई वापस ऊपर मुड़ जाती हैं, फिर नीचे आती है हैवी होकर के, फिर ऊपर चली जाती हैं। तो ऐसे करते करते ड्रॉपलेट्स की साइज हो जाती है बड़ी, मतलब जो पानी की बूंदें हैं ना, बरसात की बूंदें, उनकी साइज हो जाती है, बढ़ जाती है। जो कि नॉर्मल कंसीडर करें तो उस टाइम पे जितना रेनफॉल होना था, उसकी बजाय जब वो रेनफॉल की वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, तो फिर वो क्लाउड हैंडल नहीं कर पाता है, तब वो पानी आकर के नीचे गिरता है। यूं लगता है जैसे कि ऊपर से एकदम से गजब का हाई, कोई जैसे फ्लड गेट ही ओपन कर दिया हो, ऐसा कुछ इस तरीके से एकदम से वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आके गिरती हैं। ठीक है ना, और वो एक तरीके की फ्लैश फ्लड होती है। फ्लैश का मतलब एकदम से पानी आके गिरता है फिर वो। ठीक है ना, तो ऐसे में ये नॉर्मली प्लेन एरियाज में भी होता है और हिली एरियाज में भी होता है, दोनों जगह पे। तो हिली एरियाज में देखा जाए तो ये करंट क्राइसिस इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हिली एरिया में आपको पता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, हवा आती है, हवा में जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ती जाती है वैसे वैसे हीट तो थोड़ा थोड़ा डाउन होती है और वाटर कंडेंसेट हो जाता है। ठीक है, अब कंडेंसेशन के बाद में रेनफॉल तो होना ही है, पर फिर भी अगर इसमें क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम पे या क्लाउड फॉर्म होने के बाद में हीट अगर बच गई तो फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स को नीचे नहीं आने देगा, अभी भी वही सर्कुलेशन का मूवमेंट उस क्लाउड में बनता चला जाएगा। और फिर एक लिमिट से ज़्यादा फिर रेनफॉल जो ड्रॉप्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है, तब जाकर के वो एकदम से पानी नीचे आके गिरता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से बादल फट गया हो। फिर हमने टेंडेंसी देख ही ली कि किस तरीके से हम मेज़र करते हैं क्लाउड बस्ट को। तो इस तरीके की सिनेरियो निकल के आती है। हिली एरियाज़ में अगर होता है तो आपको पता है फिर बाद में अचानक से पानी गिरेगा तो लैंडस्लाइड भी हो जाता है, फिर आसपास के जो मकान हैं उनको सबको भी बहा ले जाता है पूरा। ऐसा ही कुछ अभी तो नहीं देखने को मिला, पर हाँ इसके लमसम कुछ देखने को मिला जिसको क्लाउड बस्ट बोला गया।
बट एक्चुअल में क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन कुछ और ही है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइस क्रैश। देखो, जो हम खाने में जो तेल यूज़ करते हैं ना, उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में अब थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। एक्सपेक्टेशन ये है कि आने वाले टाइम पर इसी तरीके से बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइस भी रिड्यूस होगी, महंगाई थोड़ी कम होगी। क्योंकि जब महंगाई बढ़ी थी तो उसमें सबसे पहले महंगाई इस एडिबल ऑयल की बढ़ी थी, जो हम खाना खाते हैं, खाने में जो तेल यूज़ करते हैं उसकी। फ़िलहाल जो ट्रेंड है थोड़ा वो हम समझते हैं। देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन के अंडर है, उसके द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है। उसके हिसाब से अगर देखें तो मार्च 2022 में ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था अभी तक का, पूरी ऑल टाइम हाई 159.7 पॉइंट्स पे पहुंच गया था। ठीक है, इसके पीछे एक तो क्या हो गया था, बैक टू बैक क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल का प्रॉपर ना होना, ड्रॉट्स का आ जाना, जिससे कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल इनके प्रोडक्शन में कमी आ गई थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया ने फिर इन्वेड कर दिया था यूक्रेन को, तो सप्लाई चेन में और प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर के महंगाई को चढ़ा दिया था बिल्कुल आसमान पे। अभी जाकर के अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत जून में ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है ये 3.4% तक रिड्यूस हुआ है। अभी कितने पॉइंटर्स पे चल रहा है, 154.2 पॉइंट्स पे। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा सा अभी सप्लाई थोड़ी सी राइज हुई है और महंगाई कम हुई है। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखो, हम एडिबल ऑयल टोटल हर साल लगभग 23 मिलियन टन के लगभग हम कंज्यूम करते हैं, जिसमें से 13.5 से 14.5 मिलियन टन तो हम इंपोर्ट करते हैं और रिमेनिंग 8.5 से 9.5 मिलियन टन जो है वो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर लेते हैं। इंपोर्ट जो हम तेल करते हैं उनमें कौन कौन से तेल हैं खाने वाले, एक तो पाम ऑयल 8 से 9 मिलियन टन तक आता है, सोयाबीन आता है 3 से 3.5 मिलियन टन, और सनफ्लावर आता है जो कि 2 से 2.5 मिलियन टन तक हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम बात करें इंडिजीनसली प्रोड्यूस, दैट मीन्स हम हमारे यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस में, तो एक तो सरसों का तेल हम खाते हैं, ठीक है, 2.5 से 2.8 मिलियन टन के लगभग। सोयाबीन भी हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस होता है थोड़ा बहुत सोयाबीन का तेल, और कॉटन सीड का भी तेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। दोनों को मिलाकर के अगर हम देखें क्वांटिटी तो 1.2 से 1.3 मिलियन टन। और राइस ब्रान है वो 1 से 1.1 मिलियन टन, और ग्राउंड नट मूंगफली का तेल है वो 0.5 से 0.8 मिलियन टन तक हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे कंजम्पशन का पार्ट है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारा पैटर्न शो हो रहा है कि हमारे यहाँ पर एडिबल ऑयल का मार्केट क्या है, क्या कंजम्पशन है। पर अभी अगर देखा जाए तो अभी फिर से ये जो थोड़ा सा प्रोडक्शन राइज हुआ है, सप्लाई चेन में थोड़ा सा एफिशिएंसी आई है। इंटरनेशनल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट हम बहुत कुछ करते हैं ना, कितना 13.5 से 14.5 मिलियन टन के लगभग हम ऑयल, एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो उस केस में अभी क्या है, एक तो इंडोनेशिया और मलेशिया से अगर हम पाम ऑयल टैंकर मंगवाने की बात करें, पाम ऑयल मंगाते हैं ना, तो हमारे 8 से 10 दिन में पहुंचता है। और सोयाबीन तेल है वो हम अर्जेंटीना या ब्राज़ील से इंपोर्ट करते हैं, तो वो 40 से 45 दिन लगते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 8 से 10 दिन का टाइम और 40 से 45 दिन का टाइम लगेगा जो इंटरनेशनल प्राइस है उसका इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस पर देखने को मिलने में। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट में जो सस्ता हो गया वो माल कंज्यूमर तक पहुंचने में तो टाइम लगेगा ही ना, इसलिए अभी अचानक से प्राइस डिक्लाइन थोड़ी नहीं हुई है। फिर बात आती है कि हम जो तेल कंज्यूम करते हैं उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हार्ड ऑयल, एक होता है सॉफ्ट ऑयल। हार्ड ऑयल कौन सा होता है, जो रूम टेम्परेचर पे सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है ना, जैसे पाम ऑयल होता है, ये सेमी लिक्विड फॉर्म में रहता है अगर रूम टेम्परेचर में हम इसको रखते हैं तो ओके। तो पाम ऑयल जो है ना वो डायरेक्टली हम किचन में तो यूज़ करते नहीं है। इनका यूज़ किस लिए होता है, ये जो बेकरी सिस्टम होते हैं, जैसे ब्रेड बनाना, बिस्किट, कुकीज़, केक, नूडल्स, मिठाई, नमकीन, फ्रोज़न डेजर्ट, सोप, कॉस्मेटिक, ये सारी चीज़ें बनाने में पाम ऑयल यूज़ होता है। जबकि हम जो घरों में यूज़ करते हैं ना, घरों में यूज़ करने वाला जो होता है वो सॉफ्ट ऑयल होता है। जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तिल्ली का तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, ठीक है, जिसको हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। तो वो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, वो तेल हमारे कंजम्पशन में सीधा किचन्स में आता है। तो ये जो बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि अभी पाम ऑयल का सप्लाई और सोयाबीन ऑयल का सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है, तो इसका बेनिफिट जो है वो पाम ऑयल डिपेंडेंट जो इंडस्ट्रीज है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट या स्किन कॉस्मेटिक्स, जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनको तो बोलो बेनिफिट जल्दी पहुंचेगा। और फिर बाद में सॉफ्ट एडिबल ऑयल की जो प्राइस है वो रिड्यूस होगी, तो उसका बेनिफिट फिर बाद में हाउस होल्ड्स को डायरेक्टली पहुंचेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो एडिबल ऑयल है ये महंगा क्यों हुआ था,
इसके पीछे कई कारण थे। देखो इन्फ्लेशन इनिशियल तो कहाँ से होता है, यूक्रेन में ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, ठीक है, 2020-21 में, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सनफ्लावर मतलब सूर्यमुखी का तेल बनाने वाला सबसे बड़ा देश यूक्रेन, वहाँ पर क्या हो जाता है, ड्रॉट आ गए। फिर उसके बाद में कोविड की वजह से आपको पता है लोग अपने घरों में आ गए थे, तो मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल के जो बड़े बड़े खेत हैं या फिर वो जो गार्डन्स हैं, वहाँ पर लेबर काम करने वाली नहीं रही थी, इसलिए वहाँ पर पाम प्लांटेशन की एक्टिविटी रुक गई। तीसरा, वॉर ने बची हुई कमी थी वो पूरी कर दी लड़ाई ने, रशिया ने जैसे एग्रेशन दिखाया। तो ओवरऑल अगर देखें तो इंडोनेशिया ने भी फिर बाद में कमी नहीं छोड़ी थी, अपने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, ठीक, क्योंकि डोमेस्टिकली वहाँ पर क्या है, बायोडीज़ल बनाने के लिए पाम ऑयल यूज़ होने लग गया, इस वजह से वहाँ पर वहाँ की सरकार ने बैन ही लगा दिया या फिर बहुत ज़्यादा टाइट रेगुलेशन कर दिए थे कि भाई अब पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं होगा इंडोनेशिया से। इन सारी चीज़ों ने, और साउथ अफ्रीका में ड्रॉट्स आ गए थे जिसकी वजह से सोयाबीन का प्रोडक्शन अर्जेंटीना और ब्राज़ील में नहीं हो पाया था। ये सारी चीज़ों ने मिलकर के एडिबल ऑयल को बहुत ज़्यादा महंगा बना दिया। सीधी सी बात अगर देखें तो जो चीज़ 70-80 रुपये किलो आती थी वो चीज़ 150-160 रुपये किलो तक पहुंच गई, जो अभी भी उसी रेट पे चल रही है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अभी करंटली, तो ब्राज़ील में सोयाबीन, अर्जेंटीना और ब्राज़ील और पैराग्वे, ये तीनों की तीनों कंट्रीज़ कहाँ के, साउथ अमेरिकन, यहाँ पर सोयाबीन की प्रोडक्शन अब थोड़ी सी रिकवर हो रही है। इंडोनेशिया ने भी थोड़ा सा अब जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था पाम ऑयल पे वो रिमूव किया है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। अब ये सप्लाई चेन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ रहा है, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, प्राइस रिडक्शन में। फिर बात आती है दूसरी कमोडिटीज़ की, वो देखो टाइम बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी फ़िलहाल एडिबल ऑयल सस्ता हो ये चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। फिर बाकी फ्रंट पेज पे इधर कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नहीं, छोटी मोटी कोई न्यूज़ थी तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो आप देख लेना, वो मैं शेयर कर दूंगा कंटेंट, आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा रात से पहले। आप एक काम कर सकते हो, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ना, वो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो, उस पर पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज में मैंने मेरे टेलीग्राम नंबर दे रखे हैं, तो आप मुझे मैसेज करके रिमाइंड करा दिया करो कि सर पीडीएफ शेयर नहीं हुई है, और करूँगा रात को 10 बजे तक, ठीक है ना, जिससे कि आपको वीडियो भी पूरा देखने को जाए, फिर बाद में कंटेंट शेयर कर दूँ, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आप में से अगर कोई ये करना चाहे तो कर देना भाई। थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा यूँ रहता है ना, बैक टू बैक टास्क होते हैं, तो इस वजह से कई बार मिस होता है, फिर सुबह याद आती है जब उठता हूँ कि यार आज तो कल तो न्यूज़पेपर ही शेयर नहीं किया, तो रात को 10 बजे तक आप मुझे याद दिला सकते हो, बाकी मैं कोशिश करूँगा खुद से याद रखने की, ओके। खैर, इकोनॉमी पेज पे अगर हमारा कंटेंट की हम बात करें तो वो ये है, ट्विटर ने जैसे ही अभी कर्नाटका हाई कोर्ट में आपको पता है केस लगा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के खिलाफ, कि भाई हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है गवर्नमेंट। कैसे, बोलो 2014 में केवल 20 ऐसी रिक्वेस्ट दी थी गवर्नमेंट ने कि भाई 20 लिंक्स हैं, 20 से पर्टिकुलर अकाउंट्स हैं या फिर पोस्ट हैं, इनको आप रिमूव कर दो, जो कि बढ़ती बढ़ती 2020 में आते आते 9,693 तक पहुंच गई। तो गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि जो टोटल इंक्रीमेंट है 2014 से लेकर के 2020 के बीच में, जो ट्विटर को रिक्वेस्ट भेजी गई कि भाई ये अकाउंट बैन करना है या फिर ये पोस्ट डिलीट करनी है, तो बोलो उसमें इंक्रीमेंट गवर्नमेंट के हिसाब से तो 1991% हुई है, 1991%, जबकि ट्विटर का ये कहना है कि 48,000% राइज हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। तो ये देखो केस चल रहा है, अब देखने वाली बात यह है आउटकम क्या निकलता है, वो टाइम बताएगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि ऑर्डर देते हैं कंटेंट को रिमूव करने के, तो उनमें जापान सबसे ऊपर है, फिर टर्की है, फिर रशिया है, ठीक है ना। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आप अपनी तरफ से देख सकते हो 2014 में क्या था, 2020 में कितना क्या हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। और ये इंडिया का ये रहा मेन, तो यहाँ से 2014 में 471 थे, 2020 में 9,849 रिक्वेस्ट भेजी गई, ठीक है। बाकी तो केस बताएगा क्या है, और ये आपको पता होना ही चाहिए, हमने बहुत बार बात कर ली है कि ये जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को पूरा एम्पावर करता है कि वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, उस कंटेंट को या उस अकाउंट को बैन करने की बात कर सकता है जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या फिर हम कहें फ्रेंडली रिलेशनशिप, पब्लिक ऑर्डर, इनको हार्म पहुंचाने वाला कंटेंट हो। क्योंकि सीधी सी बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए काम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उसमें आर्टिकल 19(1) के अंडर में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फ्रीडम मिली हुई है।
आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से तो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में जो भी काम की चीज़ें थी वो हमारी ख़त्म होती है। एक पॉइंट और है स्पोर्ट्स पेज का कि विंबलडन ओपन को जोकोविच ने जीत लिया है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा और वर्कआउट कर लेना। ये जो टेनिस में जो ओपन्स होते हैं ना, ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेना, क्योंकि आजकल यूपीएससी स्पोर्ट्स पे भी क्वेश्चन पूछने लग गई है, तो थोड़ा सा इस पर भी आप तैयारी कर लेना। डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।